हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल राघवेंद्र क्लासेस पर मैं गोविंद शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं मैप में हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल के बारे में, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। हम बात कर रहे हैं भारत के तटीय मैदानों के बारे में। तो भारत के तटीय मैदानों को जानने से पहले आप भारत के जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी वो सारी की सारी वीडियो आप देख सकते हैं। वो सारी की सारी वीडियो आप देखकर इस वीडियो पर आए तो अच्छा रहेगा। अगर आप इसी चीज को जानने के लिए, यानी कि भारत के तटीय मैदानों को जानने के लिए आए हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश क्यों है भारत? क्योंकि भारत के एक तरफ तो अरब सागर और यहाँ पूर्व में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी, और भारत के दक्षिण में देखेंगे तो हिंद महासागर का विस्तार है। और यही विस्तार भारत को एक प्रायद्वीपीय देश बनाता है। यानी कि तीन तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ कोई इलाका होता है तो उसी को आप प्रायद्वीप कहते हो। तो भारत एक प्रायद्वीप देश है। तो भारत में आप तट रेखाओं को देखेंगे तो भारत में अलग अलग प्रकार की तटरेखा, भारत के लगभग 9 राज्य जो होते हैं वो आपके तटों पर आते हैं। और इन तटों से जब नदियां बह रही होंगी तो नदियां जो होंगी वो भारत में इसी भूखंड को, जो ये ओरिजिनल भारत है, इसी भूखंड को काटेंगी और काटकर यहां पर किनारों पर बिछा देंगी। और इन्हीं किनारों से पर जो नदियों का जो अवशेष बिछा होगा, जो नदियों का ये कटाव बिछा होगा बालू रेत के रूप में, इसी से निर्माण होगा आपके तटीय मैदानों का। तो जो तटीय मैदान होते हैं वो बेसिकली नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। नदियां पूरे भूखंड को काट कर यहां पर पूरे यहां पर तट पर बिछा देती हैं और मैदानों का निर्माण करती हैं। पहली बात तो ये जो ओरिजिनल भारत है जो अफ्रीका से टूटा था वो मान लेते इतना है, तो आपके जो तट होंगे वो तट क्या थोड़े से आगे तक विस्तृत हो जाएंगे? बोलो हाँ या फिर ना। अब आगे तक क्यों विस्तृत हो गई है? आगे तक ये विस्तृत इसलिए हो गए क्योंकि जो साल दर साल नदियां भूखंड को काटेंगी तो यहां पर उनका बालू बिछा देंगी, और बालू बिछा देंगी तो यहां पर निर्माण होगा किस चीज का? यहां पर निर्माण होगा तटों का। तो तटों का बोल लो या फिर तटीय मैदानों का निर्माण होगा। तो तटीय मैदानों का निर्माण क्यों हुआ? नदियों ने हमारे भूखंड को काटा और यहां पर बिछा दिया, इसलिए नदियों के द्वारा इस मलबे को ले जाकर तटों के किनारे बसाया गया और यहां पर निर्माण हुआ तटीय मैदानों का। तो तटीय मैदान हमें पढ़ने हैं, वो क्यों बने इसके बारे में चर्चा कर ली है। तो इसके बारे में आगे चर्चा ये बनती कि भारत के जो तट हैं वो तट फैले हुए हैं कहां से कहां तक? गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, केरल, और इस तरफ देखेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी कि दो तरीके के तट आपको पढ़ने हैं। एक तो वो जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है और एक आपको पढ़ना है जो आपके अरब सागर की तरफ है। अगर बात की जाए अरब सागर के वाले तट की तो वो तट आपका यहां से लेकर देखेंगे यहां तक फैला होगा क्या, या फिर आप बोल सकते हो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक जो अपना तट फैला हुआ है, गुजरात से कन्याकुमारी तक जो तट फैला हुआ है उसी को आप अरब सागर की तरफ वाला तट बोलोगे। और ये भारत की कौन सी दिशा है? ये भारत की आपकी पश्चिमी दिशा है, इसलिए इस तट का नाम पड़ जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान। क्या पड़ जाएगा? पश्चिमी तटीय मैदान पड़ जाएगा। तो याद रखें ये वाला तट क्या कहलाता है? ये पूरे वाला जो तट है यहां पर, इसी को बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, या फिर आप बोलते हो इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। याद रखेंगे क्या? बिल्कुल ध्यान रखना, आपको ये बातें ध्यान रखना। और जो आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ जो तट पड़ता है उसी तट को आप क्या कहते हो? सर ये तो भारत की पूर्व दिशा में पड़ता है, और पूर्व दिशा में जो तट पड़ता है उसी तट को आप क्या कहते हो? उसी तट को आप एक नाम से जानते हो जो आपका पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। उसी तट को आप क्या कहते हो? उसी तट को या फिर उसी मैदानों को आप पूर्वीय तटीय मैदान कहते हो। क्या कहते हो? पूर्वी तटीय मैदान कहते हो। क्या कहते हो? पूरी तटीय मैदान। तो एक तरफ तो आपके क्या हो गए? एक तरफ आपके पश्चिमी तटीय मैदान हो गए, एक तरफ आपके क्या हो गए? एक तरफ आपके पूर्वी तटीय मैदान हो गए। अब क्वेश्चन यहां से यह भी आ सकता है कि कौन सा राज्य इनमें से पश्चिमी तट पर है और कौन सा राज्य इनमें से पूर्वी तट पर है? तो याद रखना यहां पर महाराष्ट्र, गुजरात, आपका कर्नाटक, केरल ये आपके पश्चिमी तट पर है, और आपके जो ये तमिलनाडु है, उड़ीसा है और आपका ये आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है, ये आपके पूर्वी तटीय मैदानों पर पड़ने वाले कुछ राज्य हैं भारत के। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक एक करके पढ़ लेते हैं इनको। तो हेडिंग आप जहां भी बैठे होगे एक हेडिंग जरूर डाल लें। आपको हेडिंग डालनी है पश्चिमी तटीय मैदान। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि
पश्चिमी तटीय मैदान कहां से कहां तक फैले हुए हैं। तो मैं यहां से आपको लिखकर बता रहा हूं, पहला पॉइंट लिखेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान आपके गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। कहां से कहां तक है? कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। याद रख लेंगे क्या? कन्याकुमारी से लेकर गुजरात तक फैले हुए हैं। दूसरी बात देखो, इस आपके पश्चिमी तटीय मैदान को हमने ना क्लासिफाई कर रखा है, विभाजित कर रखा है। जैसे कि आपके पेपर में पूछेगा कि क्या पूछेगा आपके पेपर में, गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? क्या पूछेगा? गुजरात से गोवा तक के तट को। यहां पर आप गोवा मिलेगा आपको। गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? तब आपका आंसर बदलना चाहिए, गुजरात से गोवा तक के तट को हम क्या कहते हैं? गुजरात से गोवा तक के तट को हम कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। जहां भी बैठे हो, दूसरा पॉइंट बेशक लिख लेना, जो गुजरात है और जो गोवा है, इन दोनों के बीच के तट को हम कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं, याद रखना। उसके बाद जो आपका ये वाला इलाका है, आपका कर्नाटक से केरल तक के तट को, या फिर गोवा से मैंगलोर के तट को, गोवा से मैंगलोर के तट को क्या कहते हो? तब आपका आंसर आएगा, इस तट को हम कहते हैं कन्नड़ तट। क्या कहते हैं? कन्नड़ तट। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कन्नड़ तट किसे कहते हैं, तो गोवा से लेकर मैंगलोर तक के तट को, मैंगलोर कर्नाटक में है, इस तट को कन्नड़ तट कहेंगे, और गुजरात से गोवा तक के तट को हम कोंकण तट कहेंगे। और ये दोनों बातें ध्यान रखना। उसके बाद यहां पर लिख भी रहा हूं आपके लिए, गोवा से जो आपका मैंगलोर तक का तट है, मैंगलोर तक का तट है, उस तट को आप क्या कहते हो? उस तट को आप क्या कहते हो? कन्नड़ तट। याद रखना। उसके बाद इसी पश्चिमी तटीय मैदानों में एक तो कोंकण तट हमने पढ़ लिया, दूसरा कन्नड़ तट हमने पढ़ लिया, और तीसरा जो आपके केरल वाला इलाका है, उस तट को हम क्या कहते हैं? उस तट को हम मालाबार कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार। याद हो जाएगा क्या? याद हो जाना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है? जो आपके मैंगलोर से जो पूरा केरल पड़ता है, इसके तट को हम क्या कहते हैं? इसके तट को हम क्या कहते हैं? मालाबार कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार कहते हैं। याद रखना, ध्यान रखना। तो मालाबार किसे कहते हैं ये याद रखना, कोंकण किसे कहते हैं, कन्नड़ किसे कहते हैं, ध्यान रखना, याद रखना। क्वेश्चन देखो क्या होता है, आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, बार बार लिखना। देखो, एक तो आपका ये पश्चिमी पूर्वी तट हो गया, एक आपका ये पश्चिमी तट हो गया। हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी तट, और पश्चिमी तट में मैंने आपको कुछ विशेषताएं बता दी। उसके बाद सुनो ध्यान से बातें क्या हैं जी। जो आने वाला मानसून है, जो गर्मियों के बाद मानसून आता है भारत में, वो इन पवनों के द्वारा होता है। ये पवनें जो होती हैं, ये वाली पवनें, और इन्हीं पवनों को आप क्या कहते हो? इन्हीं पवनों को आप कहते हो दक्षिणी पश्चिमी पवनें, या साउथ वेस्ट मानसून कहते हो। तो क्या ये भी क्वेश्चन हो सकता है क्या? दक्षिणी पश्चिमी पवनें जो होती हैं, दक्षिणी पश्चिमी जो पवनें होती हैं, वो हमेशा हमेशा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा करती हैं। बोलो हाँ या ना। या फिर सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी पवनें कहां पर करती हैं? तब आंसर आएगा केरल के तट पर, और इसी तट को आप क्या कहते हो? मालाबार तट कहते हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आने वाला मानसून मालाबार तट पर सबसे ज्यादा वर्षा करता है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को याद रखना। उसके बाद क्या क्या और याद रखना है? जो आपका केरल है, कौन सा इलाका? केरल वाला इलाका है। इस केरल वाले इलाके में छठा पॉइंट लिख रहा हूं, लैगून झीलें पाई जाती हैं। लैगून झील, जो आपका केरल वाला इलाका है, इसमें लैगून झीलें पाई जाती हैं। कुछ बच्चे पूछेंगे लैगून झीलें क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं, समुद्र के पानी के द्वारा किसी तट पर बनाई गई झील क्या कहलाती है? लैगून झील कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं ये तट है, और तट थोड़ा सा यहां अंदर की तरफ है, तो क्या समुद्र का पानी यहां आएगा और एक बार जाने की कोशिश करेगा क्या? बोलो हाँ या फिर ना। कुछ समय बाद आपका ये वाला जो इलाका है, ये यहां पर मैं डॉट डॉट करके दिखाई देता हूं, ये वाला इलाका है, ये वाला एक झील का निर्माण करवा देगा। ये एक झील का निर्माण यहां पर होगा समुद्र के पानी से। तो तट पर समुद्र के पानी से बनाई गई झीलें क्या कहलाती हैं? लैगून झीलें कहलाती हैं। क्या याद रख लोगे क्या? तो आपको याद रखना है कि आपके मालाबार तट पर लैगून झीलें पाई जाती हैं, और मालाबार तट कहां है? केरल में। और केरल में इस प्रकार की लैगून झीलों को हम कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल। क्या आपके पेपर में आ सकता है क्या? कयाल क्या है? तो कयाल एक प्रकार की
खारे पानी की झीलें हैं जो समुद्र के पानी के द्वारा बनाई गई हैं, और ये प्राय मालाबार तट या फिर केरल राज्य में लैगून झीलों को ही कयाल के नाम से जाना जाता है, जो कि खारे पानी की झीलें हैं। क्या याद हो जाएगा? बोलो हाँ या फिर ना। याद हो जाएगा। छठा पॉइंट मैं बता रहा हूं, लैगून झीलें पाई जाती हैं केरल में, जिनको हम कयाल कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हो ही सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल केरल राज्य में अष्टमुदी झील। कौन सी झील है? अष्टमुदी झील। किस प्रकार की झील है? एक प्रकार की कयाल। पाई कहां जाती है? केरल राज्य की विशेषताएं हैं, याद रखना। कयाल ऑप्शन में नहीं होगा तो लैगून झील होगा, याद रखें, ध्यान रखें। या फिर कयाल लैगून एक ही बात है। कयाल एक स्थानीय नाम है जो केरल में झीलों के प्रकार को कहा जाता है जो लैगून होती हैं, याद रखना। उसके बाद क्या याद कर सकते हो? जो आपका पश्चिमी तट है, जो ये वाला आपका पश्चिमी तट है, पूर्वी तट के मुकाबले जो पश्चिमी तट है, उस पश्चिमी तट का जो ढाल है, यहां बिल्कुल यहां किनारों पर देखोगे तो यहां पर जो पश्चिमी तट है इसका ढाल बहुत ऐसे है, बिल्कुल खड़ा ढाल है। और खड़ा ढाल है तो नदियां जो होंगी वो समुद्र में मिलने से पहले क्या बहुत सारी स्पीड के साथ बहेंगी? क्या? बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे कि यस सर। अगर यहां पर अगर आप देखें तो खड़ा ढाल है यहां, इसको एक बार देखो यहां छाप के दिखाता हूं कि पश्चिमी तट की नदियां जो होती हैं जब समुद्र में मिलती हैं तो एक खड़े ढाल पर बहती हैं। जैसे कि एक खड़ा ढाल मैंने छाप लिया यहां पर। जो नदियों का पानी आएगा तो क्या वो बहुत स्पीड से दौड़ता हुआ अरब सागर में गिरेगा? आप बोलोगे कि यस सर। जब पानी खड़े ढाल से एकदम से समुद्र में मिल जाता है तो वहां पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। देखो जो पूर्वी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा बनाती है, जबकि जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। इस बात को याद रखना। क्यों नहीं बनाती डेल्टा? क्योंकि ढाल क्या है? खड़ा। यहां पर डेल्टा क्यों बन जाता है? क्योंकि पश्चिमी घाट पर डेल्टा इसलिए नहीं बनता क्योंकि वहां पर खड़ा ढाल, जबकि पूर्वी घाट पर डेल्टा क्यों बनता है? डेल्टा इसलिए बनता है क्योंकि यहां पर जो नदियां ऊंचाई से आई हैं वो एकदम से समतल इलाके में बहती हैं, और समतल इलाके में बहती हैं तो अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को छोड़ती हैं, और जब वो मिट्टी को छोड़ती हैं तो नदियों का पानी बहुत सारी धाराओं में पूर्वी घाट पर ऐसे ऐसे टूट जाता है, और यही आकृति बनती है डेल्टा की। तो पूर्वी घाट की नदियां डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि ये खड़े ढाल पर बहकर एकदम से समुद्र में मिल जाती हैं। इस बात को ध्यान रखना। सर ये डेल्टा नहीं बनाती, तो इसी से खड़े ढाल से बहते हुए ये जब समुद्र में मिलती है तो एक ज्वार का निर्माण होता है। इसी ज्वार को हम नद ज्वार मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? नद ज्वार मुख कहते हैं। तो बताओ पश्चिमी घाट की नदियां क्या डेल्टा बनाती हैं? तो बोलो नहीं। क्या ये नद ज्वार मुख बनाती हैं या ज्वार नद मुख बनाती हैं? तो बिल्कुल हाँ सर, ये बनाती हैं। और इसी नद ज्वार मुख को हम एस्चुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं, याद रखना। तो पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये एकदम से समुद्र में मिलती हैं और वहां पर ज्वार पैदा होते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं आपके जो डेल्टा ना बनाने वाली नदियां हैं। नर्मदा, ताप्ती, जुआरी नदी जो आपकी गोवा में बहती है, मांडवी नदी, याद रखना इस बात को, इन बातों को याद रखना। मांडवी नदी और जुआरी नदी आपकी गोवा में बहती हैं, और साथ साथ श्रावती नदी, ये आपकी कर्नाटक की एक नदी है। आप अगर देखें केरल की नदी है भरतपूजा, ये केरल की नदी है भरतपूजा, जो कि आपके ज्वार नद या फिर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो याद रख पाओगे क्या? जो आपकी पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और कुछ नदियां जो एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं? नर्मदा है, ताप्ती है, श्रावती है, भरतपूजा है। ये कुछ नदियां यहां पर देखने को मिल जाएंगी आपको, ठीक है। और भरतपूजा केरल राज्य में, याद रखना। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। पश्चिमी घाटी तटीय जो मैदान है वो मैदानों की विशेषताएं क्या क्या है, याद रख लोगे क्या? उनकी विशेषता है कयाल, उनकी विशेषता है ये कि उनकी नदियां एस्चुरी का निर्माण नहीं करती हैं। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं हम। अब बात करते हैं अपने पूर्वी घाट के बारे में। किस चीज के बारे में बात करते हैं? पूर्वी घाट के बारे में बात करते हैं। तो एक बार से इन चीजों को तो मैं रफ कर रहा हूं, क्योंकि ये आपकी कौन सी चीज बनेगी? ये आपकी बनेगी पश्चिमी घाट की। अब पूर्वी घाट पढ़ेंगे तो यहां पर थोड़ा सा स्पेस आपको मिलना चाहिए। चलो अगला पेज ले लेते हैं। चलो बात करते हैं आप
पश्चिमी घाट को पढ़ चुके, पूर्वी घाट की बात करते हैं। एक बार दोबारा से छाप लेता हूं मैं नेट मैप, सॉरी, जो भी बातें हैं थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखो यहाँ पर आपका एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कन्याकुमारी। तो आपका जो पश्चिमी घाट है वो तो मैंने बताया था आपको कि गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है या फिर केरल तक फैला हुआ है, जबकि जो आपका भाई जो आपका पूर्वी घाट है, जो आपका पूर्वी घाट है, वो पूर्वी घाट कहां से कहां तक फैला हुआ है? पूर्वी घाट जो आपका फैला हुआ है वो पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यस सर, बोलो हाँ। तो पहली बात यहां पर देखेंगे, जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं, तो पूर्वी घाट जो है वो पश्चिम बंगाल से लेकर कहां तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी तक। पहली बात, कहां तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। दूसरी बात, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, यहां पर जो उड़ीसा वाला तट है, कौन सा तट? उड़ीसा वाला जो तट है यहां पर, इस वाले तट को हम क्या कहते हैं? इस वाले तट को हम उत्कल कहते हैं, उत्कल। दूसरी बात यहां पर लिख लो, जो उड़ीसा उड़ीसा का तट है उसको क्या कहते हैं? उसको उत्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कल कहते हैं उड़ीसा के तट को। पहली बात हो गया। दूसरी बात होगी, तीसरी बात, जो यहां पर आंध्र प्रदेश का तट है, देखो यहां से आपका महाराष्ट्र से एक नदी आती है आंध्र प्रदेश की तरफ जिसका नाम है गोदावरी, और यहां से एक नदी और आती है महाराष्ट्र से ही, कृष्णा। और कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में यहां पर जो आपका ये डेल्टा बनता है आंध्र प्रदेश में इन नदियों का, इस वाले तट को हम एक नाम से जानते हैं आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं। उसके बाद जो तमिलनाडु में जो तट है, ये वाला जो तट है तमिलनाडु में, इस तमिलनाडु के तट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। तो आपसे क्या क्या पूछेगा? आपसे ये पूछेगा कि उत्कल तट उड़ीसा के तट को, उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश के तट को, कोरोमंडल किसे कहते हैं? तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल कहते हैं। उसके बाद कुछ विशेषताएं लिखेंगे कि आपका तीसरी बात आप लिखेंगे यहां पर कि उत्तरी सरकार किसे कहते हैं? उत्तरी सरकार जो तट है वो आपका कहां है? उत्तरी सरकार जो तट है वो आपका आंध्र प्रदेश में। लिख पाओगे क्या? लिखना पड़ेगी सारी बातें। तीसरा चौथा पॉइंट लिखेंगे, जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट कहां पर है? ये आपका है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। पांचवी बात देखना, मैंने आपको बताया था कि आता हुआ मानसून तो मालाबार तट पर वर्षा करता है, और जाता हुआ मानसून जो होता है वो आपका कहां पर वर्षा करता है? कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर लिख लें सारी बातें। लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है, मानसून वर्षा करता है, याद रखना ये पॉइंट यहां पर लिख ले। यह वर्षा अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है, और यह वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा, या लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा होती है। याद रखना इन बातों को, ठीक है? याद रखोगे। उसके बाद जो पॉइंट आपको पढ़ने हैं वो पॉइंट इस प्रकार हैं। ये छठा पॉइंट लिख रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी पूर्वी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। याद रखना, पूर्वी घाट की नदियां जो होती हैं वो डेल्टा का क्या करती हैं? निर्माण। तो ये सारी की सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। उदाहरण स्वरूप अगर आप लिखें, उदाहरण स्वरूप अगर आप लिखें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, जिसको आप सुंदरवन डेल्टा कहते हो, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के द्वारा बनाया गया सुंदरवन डेल्टा, जो भारत की पूर्वी दिशा में ही पड़ता है, सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखना।
उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपके पूर्वी घाट पर भी लैगून झील पाई जाती है। कैसी झील है? लैगून झील। और इसी का एक उदाहरण है उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी झील, जिसका नाम है चिल्का झील। तो चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा में। किस प्रकार की झील है? लैगून झील का उदाहरण है, इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद और भी झीलें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि यहां लिख रहा हूं 7वां पॉइंट है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कुछ झीलें हैं जिनका नाम है पुलिकट। क्या नाम है? पुलिकट झील। और आंध्र प्रदेश में ही इसी झील के निकट, पुलिकट झील के निकट ही एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप है और इसी द्वीप पर इसरो का अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इसरो का अंतरिक्ष केंद्र नाम क्या है? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। पूछ लेगा किस राज्य में? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। किस द्वीप पर है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। और आपके लिए बता दूं, जो चंद्रयान 3 है वो यहीं से लॉन्च किया गया था। याद रख लेंगे, चंद्रयान 3 याद रख लेंगे। उसके बाद आपको और याद रखना है, ये सारी बातें ध्यान रखना। उसके बाद उड़ीसा राज्य में, मैं आपको पूर्वी घाट करा रहा हूं, तो उड़ीसा राज्य के अंदर आपका एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर। और व्हीलर द्वीप पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है। कौन सा टेस्टिंग सेंटर है? मिसाइल टेस्टिंग सेंटर भारत में स्थित है। याद रखना, ये पूर्वी घाट की विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई। लौटता हुआ मानसून यहाँ वर्षा करता है, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, मिसाइल टेस्टिंग सेंटर आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के निकट श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है उसी पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। कुछ बातें आपको ये बातें ध्यान रखनी है, याद रख लेंगे, बहुत बढ़िया। और इस प्रकार की जो नदियां हैं जो इस तरफ आती हैं, वो सारी की सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करने की क्या कर रही हैं? कोशिश कर रही हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा पूर्वीय तटीय मैदान। क्या पढ़ा? पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान हमने पढ़ा, उनकी कुछ विशेषताएं जानने की कोशिश की। ये विशेषताएं आपके पेपर में आती हैं। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, ये चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।